सर्वर बनाना तो सिर्फ एक स्टार्ट है, लेकिन रियल बैकएंड तब बनता है जब उसे पता हो कि कौन सा यूआरएल क्या काम करेगा और कौन सा रिक्वेस्ट कौन सा लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा। और इसीलिए एक्सप्रेस में आती है राउटिंग। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्सप्रेस राउटिंग क्या होती है, राउटिंग परम्स क्या होते हैं, क्वेरी क्या होती है और कंट्रोलर्स क्या होते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स आपके बैकएंड को बिगिनर से प्रोफेशनल लेवल पर ले जाते हैं, क्योंकि बिना राउटिंग और कंट्रोलर्स के कोई भी स्केलेबल बैकएंड बन ही नहीं सकता। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए अब समझते हैं एक्सप्रेस में राउटिंग क्या होती है, परम्स क्या होते हैं, क्वेरीज क्या होती हैं एंड कंट्रोलर्स क्या होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि राउटिंग क्या होती है एक्सप्रेस में। राउटिंग डिफाइंस हाउ एन ऐप रिस्पॉन्ड टू अ क्लाइंट रिक्वेस्ट। राउटिंग डिफाइन करती है कि अगर कोई क्लाइंट हमारे सर्वर पे रिक्वेस्ट कर रहा है तो हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारा जो बैकएंड सर्वर है, वो किस प्रकार रिस्पॉन्ड करेगा। और ये काम करता है दो चीज़ों पर, एक तो यूआरएल जो भी एंड पॉइंट होता है, और एक एचटीटीपी मेथड की हमारा जो क्लाइंट है रिक्वेस्ट किस एचटीटीपी मेथड पे की, गेट है, पोस्ट है, पुट है या फिर डिलीट है। एक्सप्रेस प्रोवाइड क्लीन एंड रीडेबल राउटिंग एपीआईज। जो एक्सप्रेस है वो क्लीन एंड रीडेबल राउटिंग एपीआईज को एक्सपोर्ट करता है या प्रोवाइड करता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो बेसिक राउटिंग सिंटैक्स होता है उसमें हम क्या लिखते हैं। सबसे पहले तो हमें जो ऐप ऑब्जेक्ट मिलता है एक्सप्रेस फंक्शन को कॉल करने से, उसमें हमें गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट ये सारे एचटीटीपी मेथड्स मिलते हैं। उसके अंदर हम अपना जो भी लॉजिक होता है वो डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम अपना एंड पॉइंट देते हैं, उस एंड पॉइंट पर हम किस कॉल बैक को रन करेंगे वो अपना कॉल बैक सिंपली या फंक्शन पास कर देते हैं, और हमारा जो रिस्पॉन्स है वो सेंड हो जाता है क्लाइंट को जिसने भी रिक्वेस्ट की थी, जिसमें ऐप डॉट गेट जो है वो हैंडल करता है गेट रिक्वेस्ट को। रिक्वेस्ट जो है वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो आरईएस है वो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद है जो एचटीटीपी मेथड होते हैं एक्सप्रेस में, वो क्या क्या होते हैं। जो सबसे पहला तो है गेट, जो कि अगर हमें कोई भी डेटा रीड करना हो तो हम गेट मेथड का यूज़ करते हैं। उसके बाद है पोस्ट, अगर हमें कोई डेटा क्रिएट करना हो तब हम पोस्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद है पुट, अगर हमें कोई भी डेटा एंटायरली रिप्लेस करना हो तो हम पुट मेथड का यूज़ करते हैं। उसके बाद है पैच, अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट से या किसी डेटा से कुछ स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर्स को रिप्लेस करना हो तो हम पैच मेथड का यूज़ करते हैं। और उसके बाद है डिलीट, जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है कि अगर हमें डेटा को डिलीट करना हो तो हम डिलीट मेथड का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और राउटिंग को कैसे डिफाइन करना है और बेटर तरीके से समझते हैं। अब यहाँ मैंने ऑलरेडी फोल्डर बना रखा है ट्यूट17 नाम से, जिसमें पूरा का पूरा वही कोड है जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने एक्सप्रेस के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था कि एक्सप्रेस जेएस क्या होता है और एक्सप्रेस जेएस का यूज़ करके कैसे हम अपना मिनिमल या फिर अपना पहला बैकएंड सर्वर सेटअप कर सकते हैं, तो उस वीडियो को आप ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के टॉपिक की तरफ, जिसमें हम समझ रहे हैं कि राउटिंग हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो हमारा ट्यूट17 फोल्डर है इसके अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे राउट्स। एक राउट्स नाम से फोल्डर बनाएंगे और इसमें मान लो मैंने यूज़र राउट्स नाम से एक फाइल बनाई, user.roots या फिर routes.js। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इंपोर्ट करेंगे हमारे जो एक्सप्रेस, यहाँ पर XPRESS एक्सप्रेस मॉड्यूल को फ्रॉम, जो हमें मिलता है कहाँ से, एक्सप्रेस से। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो एक्सप्रेस है वो क्या होता है, एक फंक्शन। और हम सभी जानते हैं कि जो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन होते हैं वो फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट होते हैं। मीन्स कहने का क्या मतलब है, जो फंक्शन होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट भी होते हैं। तो हमें जो एक्सप्रेस ऑब्जेक्ट है उसमें से हमें एक राउटर फंक्शन देखने को मिलता है। मीन्स हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट राउटर इक्वल एक्सप्रेस डॉट राउटर। ये जो राउटर है वो हमें कहाँ से देखने को मिला, वो इस एक्सप्रेस फंक्शन से देखने को मिला, जो कि एक ऑब्जेक्ट भी है। अगर हम app.js में जाएं तो यहाँ पर एक्सप्रेस क्या था, एज अ फंक्शन हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं एक्सप्रेस को। तो अब यहाँ पर हमने जो
यहाँ पर राउट जो एक डिफ़ाइन किया था, तो हमने अपनी app.js जो मेन फाइल थी उसके अंदर ही डिफ़ाइन किया था। लेकिन क्या हम सारे राउट्स इसी एक ही फाइल में डिफ़ाइन करते चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम यूज़ करेंगे इस राउटर फाइल का अपने रूट्स को या फिर राउट्स को डिफ़ाइन करने के लिए। हम सिंपली लिखेंगे, यहाँ पर हमने जो राउटर ऑब्जेक्ट निकाला इसमें हम लिखेंगे राउटर, और जो भी हमें मेथड क्रिएट करना हो, जो भी हमें HTTP मेथड क्रिएट करना हो, मान लो हमें क्रिएट करना है .get, तो हम यहाँ से लिखेंगे राउटर .get। इसके अंदर हमें देना होता है अपना एंड पॉइंट, तो हमने मान लो दे दिया एंड पॉइंट में यूज़र्स। हमेशा याद रखें जो एंड पॉइंट होते हैं वो प्लूरल दिए जाते हैं, कभी भी हम सिंगुलर एंड पॉइंट नहीं देते। तो हमने यहाँ पर अपना एंड पॉइंट दे दिया, और उसके बाद कॉमा लगाकर हम अपना हैंडलर दे देंगे कि जो भी हमें इस एंड पॉइंट पर हैंडलर अपना या फिर फंक्शन रन करना हो तो वो हम फंक्शन यहाँ पर रन कर देंगे। तो हम सिंपली यहाँ पर अपना कॉल बैक पास कर देंगे, हमें इसमें मिलेगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे, मान लो हमने एक कंसोल लॉग नहीं करेंगे, एक्चुअली हम यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड करेंगे। तो हमने यहाँ से मान लो response.json का यूज़ किया, और मान लो हम एक इस जेसन में एक यूज़र्स का डेटा सेंड करेंगे जो कि होगा एक एरे। तो मैं एक फटाफट मान लो मैंने इसमें दे दिया नेम में दे दिया, मैंने मान लो लोकेंद्र, और मान लो मैंने आईडी दे दी इसमें 1, और मान लो मैं फटाफट एक और ऑब्जेक्ट इसमें पेस्ट कर देता हूँ, और इसमें मान लो मैंने नेम में कर दिया हर्षित, और जो हर्षित का H कैपिटल लिखेंगे क्योंकि नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है, और यहाँ पर आईडी मैंने दे दी 2, और मैंने यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है उससे रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो फाइल है, फाइल नहीं एक्चुअली ये जो राउटर है, ये जो हमने राउटर क्रिएट किया, इस राउटर को हम इस फाइल से एक्सपोर्ट करेंगे ताकि हम अपनी जो app.js फाइल है उसमें हम इस राउटर को इंपोर्ट करके यूज़ कर सकें। तो हम सिंपली यहाँ से लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ से हम इस राउटर को एक्सपोर्ट कर देंगे। अब इस राउटर को हम अपनी जो app.js फाइल थी इसमें करेंगे इंपोर्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपली इंपोर्ट, और यहाँ से हमें इंपोर्ट किसको करना है, रूट्स फोल्डर में से जो यूज़र रूट्स है उसको, और आगे हम .js भी लगा देंगे। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें यूज़र रूट्स देखने को मिलेंगे। अब इस यूज़र रूट को हमें यूज़ कैसे करना है, हम इस यूज़र रूट को यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर जो app.get है उसका यूज़ नहीं करते, इसमें हमें यूज़ करना होता है ये जो app.use मेथड है इसका। तो मैं यहाँ से जो पुराना कोड है इसको पूरा क्लियर कर दूंगा। अब सबसे पहले तो हमें app.use में हम सिंपली यहाँ पर पास कर देंगे यूज़र रूट्स को। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी क्लाइंट कोई भी रिक्वेस्ट भेजता है तो app.use जो है वो हमेशा चलता ही चलता है, चाहे वो किसी भी एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट करे या फिर किसी भी मेथड से रिक्वेस्ट करे, app.use जो फंक्शन है वो हमेशा चलेगा। फाइल को मैं सेव करूँगा, और यहाँ पर हमें app.use में किसी भी नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो यूज़र रूट पास किया है जो कि क्या है, ये राउटर ही तो है, और इस राउटर में हम डायरेक्टली जो अपना रिस्पॉन्स है वो सेंड कर रहे हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो हमने यहाँ पर app.use में जो हमने इंपोर्ट किया अपना रूट्स या फिर राउटर जो इंपोर्ट किया उसको हमने सिंपली पास कर दिया, और हम अपना जो सर्वर है उसको करेंगे रीस्टार्ट या फिर स्टार्ट करेंगे। अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया, तो हम लिखेंगे सिंपली नोड ऐप। तो हमारा जो सर्वर है वो 3000 पोर्ट पर रन कर जाएगा। इसके बाद हम अपने जो थंडर क्लाइंट है उस पर आ जाएंगे, और हमें यहाँ से हमारा जो मेथड है HTTP वो है गेट, और जो एंड पॉइंट है वो इस बार स्लैश नहीं है बल्कि इस बार है यूज़र्स। जैसे ही मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो हमें जो हमारा जो यूज़र्स का डेटा है वो देखने को मिल जाएगा। अब मान लो कि आपको कोई डेटा क्रिएट करना हो अगर, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो यूज़र्स हैं इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा ये यूज़र्स, और यहाँ से मैं सिंपली यूज़र जो एरे था उसको पास कर दूँगा। अब मान लो हमें कोई नया यूज़र क्रिएट करना है,
तो हम मेथड कौन सा यूज़ करेंगे, मैंने बताया था कि क्रिएट करने के लिए जो मेथड होता है वो होता है पोस्ट। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा राउटर डॉट पोस्ट, और जो हमारा एंड पॉइंट है वो अभी भी होगा, क्या होगा, यूज़र्स। हमारा जो एंड पॉइंट है वो यूज़र्स होगा। हमने चेंज किया है क्या, हमारा HTTP मेथड, लेकिन जो एंटिटी है, जो एंड पॉइंट है, वो यूज़र्स ही रहेगा। और इसके बाद हम अपना जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मीन्स हम यहाँ से कॉल बैक पास कर देंगे। और मान लो हमने यहाँ से लिखा कॉन्स्ट, हम एक रैंडम नेम बना लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पर नेम लिया, मान लो हमने नेम ले लिया उमंग, और हमने इसकी जो आईडी है वो दे दी मान लो 3। अभी तो मैं स्टैटिक दे रहा हूँ, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में हम जो डेटा है वो क्लाइंट साइड से लेंगे और फिर हम अपने डेटा को इंसर्ट करेंगे। और मैं यहाँ पर यूज़र्स डॉट पुश, और इसमें मैं पुश कर दूंगा अपने नेम को और अपनी आईडी को, और मैं यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड कर दूंगा RES। और जब भी हम कोई नई एंटिटी क्रिएट करते हैं तो हमेशा जो स्टेटस कोड है वो 201 होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर स्टेटस में भेज दिया 201, और यहाँ से फिर मैंने जेसन पास कर दिया, या फिर मान लो नॉर्मल मैं सेंड मेथड को कॉल कर देता हूँ कि यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। फाइल को मैं सेव करूँगा और अपने जो सर्वर है उसको करूँगा रीस्टार्ट। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि अपनी जो गेट मेथड है, अगर मैं गेट मेथड पे रिक्वेस्ट सेंड करूँ तो हमें अभी भी 2 ही नेम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हम जैसे ही यहाँ पर पोस्ट मेथड में हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको सेंड करेंगे तो हमें जो स्टेटस है वो 201 देखने को मिलेगा, हमें रिस्पॉन्स जो है वो यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली देखने को मिलेगा। और अगेन अब हम अपने गेट मेथड को कॉल करेंगे और रिस्पॉन्स जो हमें देखने को मिलेगा उसमें आप देखेंगे कि हमें अब 2 नहीं बल्कि 3 यूज़र्स देखने को मिल रहे हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि कैसे आप अलग अलग HTTP मेथड्स को हैंडल कर सकते हैं यूजिंग एक्सप्रेस राउटर। इसके बाद बात आती है कि अभी जो हमारे राउटर है मीन्स अभी हमारे जो रूट्स हैं, तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे रूट्स हैं वो स्टैटिक हैं, यूज़र्स ही है। मान लो अगर हमें चाहिए डायनामिक रूट तो हम कैसे लें, कहने का क्या मतलब है कि अभी हमने जो रिक्वेस्ट सेंड की थी तो उसमें हम सारे ही यूज़र्स का डेटा निकाल रहे हैं, लेकिन मान लो हमें चाहिए कि हमें सिर्फ एक यूज़र का डेटा चाहिए, हम यूज़र की आईडी पास करें और उस आईडी वाले यूज़र का डेटा मिल जाए। मीन्स कहने का क्या मतलब है, मान लो मैंने 1 पास किया और हमें मिल जाए इस 1 आईडी का जो नेम है वो, या फिर हमने 2 पास किया तो हमें हर्षित मिल जाए क्योंकि जो हर्षित की आईडी है वो 2 है। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, और हम जो यहाँ पर आईडी पास करेंगे वो पास करेंगे URL में, मीन्स एंड पॉइंट में ही। तो इसको करने के लिए जो एक्सप्रेस है उसमें परम्स होते हैं, रिक्वेस्ट पैरामीटर भी कहते हैं जिसको, उसको कैसे डिफाइन करते हैं समझते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे राउटर डॉट गेट, और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़र्स, यहाँ तक तो सेम है, और उसके बाद हम एक और स्लैश लगाएंगे और उसके बाद लगाएंगे हम कोलन और लिखेंगे फिर आईडी। अब ये मैंने क्या किया मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। इसके बाद हम कॉमा लगा के अपना जो क्या कहते हैं कॉल बैक, इसको हम पास कर देंगे, और यहाँ से हमारे पास ये जो आईडी आप देख रहे हैं कोलन आईडी, ये आईडी हमें देखने को मिलेगी अगर हम यहाँ पर करें आईडी को डिस्ट्रक्चर किससे, रिक्वेस्ट डॉट परम्स से। जो रिक्वेस्ट डॉट परम्स है उसमें हमें ये जो आईडी है वो देखने को मिल जाएगी, और इसके बाद हमें इस आईडी का चाहिए यूज़र। तो हमारे पास ये जो एरे है, इस एरे में से हम अपने उस यूज़र को निकालेंगे। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट यूज़र इक्वल यूज़र्स डॉट फाइंड, और इस फाइंड मेथड में जो भी हमें यूज़र दे देता हूँ मैं बेटर क्लैरिटी के लिए, जो भी यूज़र मिलेगा उसकी जो आईडी है वो अगर आईडी मैच कर जाती है हमारी गिवन आईडी से, जो भी यूज़र पास कर रहा है उस आईडी से, तो हम उस डेटा को सेंड कर देंगे। तो हम यहाँ से सिंपली हम
पास कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और जेसन में हम अपने उस यूज़र को पास कर देंगे। यूज़र एक्चुअली पहले से ही एक ऑब्जेक्ट है, तो हम नॉर्मली इस यूज़र को पास कर देंगे। फाइल को मैं सेव करूँगा। अब मान लो हम यहाँ से ID1 के यूज़र को निकालना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर यूज़र्स और उसके बाद एक और स्लैश लगाऊंगा, और इस स्लैश के बाद हमें पास करना है अपनी ID को। तो हम यहाँ से सिंपली जो ID है वो पास कर देंगे। मैं जैसे ही रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो कैन नॉट गेट यूज़र्स 1, मुझे एरर देखने को मिला क्योंकि हमने अपना सर्वर रीस्टार्ट नहीं किया था। मैं जैसे ही सर्वर को रीस्टार्ट करूँगा और अब मैं अगर जो रिक्वेस्ट है उसको सेंड करूँगा तो हमें रिस्पॉन्स ओके देखने को मिल गया, लेकिन हमें कोई भी डेटा देखने को नहीं मिला। अब ऐसा क्यों हुआ? चलिए हम सबसे पहले तो इस आईडी को कंसोल लॉग करते हैं कि हमें आईडी देखने को मिली क्या। यहाँ पर हम लिखेंगे console.log और आईडी। मैं फाइल को सेव करूँगा, सर्वर को करूँगा रीस्टार्ट। जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट सेंड की तो हमें आईडी तो देखने को मिल रही है, लेकिन हमारा यूज़र नहीं आया। users.find, ये user.id =ID। एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो आईडी है इसका जो टाइप होता है वो होता है स्ट्रिंग, और यहाँ पर जो हमारी आईडी का टाइप है वो है क्या, एक नंबर। तो हमें स्ट्रिंग को पहले तो टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर या तो यूनरी प्लस ऑपरेटर लगा देंगे तो भी जो स्ट्रिंग से आईडी बन जाएगी, या फिर हम कर सकते हैं क्या, या फिर हम डबल इक्वल टू लगा सकते हैं। तो बेटर वे है कि अगर हम इसको टाइप कास्ट कर दें यूनरी ऑपरेटर प्लस का यूज़ करके। मैं फाइल को सेव करके कोड को करूँगा रीस्टार्ट, और अब अगर मैं अपने रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो हमें वो अपना ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। हुआ क्या कि जो यहाँ से, अगर मैं यहाँ पर आपको टाइप ऑफ आईडी दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ टाइप ऑफ आईडी और मैं सर्वर को करूँ अगेन रीस्टार्ट, तो आप देखेंगे कि जो टाइप ऑफ आईडी है वो आती है एक स्ट्रिंग, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो आईडी है वो है एक नंबर। तो इसलिए जो नंबर 1 है और जो स्ट्रिंग 1 है वो मैच नहीं हुए, क्योंकि हमने ट्रिपल इक्वल टू का यूज़ किया था। अगर हम डबल इक्वल टू का यूज़ करते तो मैच हो जाते, लेकिन ट्रिपल इक्वल टू में नंबर जो है वो नंबर के साथ साथ उसका टाइप ऑफ भी मैच होता है, जो कि मैच नहीं हुआ, इसलिए हमें कोई भी ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिला था एज अ रिस्पॉन्स। लेकिन अब हमने क्या किया कि जो आईडी हमें देखने को मिल रही है उसको टाइप कास्ट कर दिया यूजिंग यूनरी प्लस ऑपरेटर। यूनरी प्लस ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी जिसके भी आगे हम लगाते हैं यूनरी प्लस ऑपरेटर, उसको वो नंबर में चेंज करने का ट्राई करता है, अगर हम वो ट्राई हो सकता है। अब बात आती है कि जो ये आईडी है तो एक्सप्रेस को कैसे पता चला कि इसी आईडी में हमें हमारा जो पास किया था हमने आईडी, इसको लेना है। तो वो पता चला यहाँ से, जो हमने कोलन के आगे आईडी दी थी उससे पता चला। मीन्स अगर हम मान लो कोलन के अगर यहाँ पर आगे IDD दे दें तो हम यहाँ से डिस्ट्रक्चर करेंगे IDD का यूज़ करके, और यहाँ भी हमें फिर IDD ही देना होगा। अगर मैं यहाँ पर और यहाँ पर भी IDD दे दूँगा, नहीं तो मुझे एरर देखने को मिलेगा। फाइल को सेव करूँगा और अपने सर्वर को करूँगा रीस्टार्ट, और यहाँ से मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो भी हमें सेम आउटपुट देखने को मिलेगा, और जो ये टाइप ऑफ IDD है वो स्ट्रिंग देखने को मिलेगा। मीन्स कहने का क्या मतलब है, जो भी आप यहाँ पर कोलन के आगे पास करेंगे वो आपको request.params में वही देखने को मिलेगा ऑब्जेक्ट के अंदर। तो उम्मीद है request.params या फिर params को कैसे यूज़ करना है एक्सप्रेस के अंदर आपको समझ आया होगा। तो हमने देखा कि रूट पैरामीटर्स, जिन्हें हम params भी कहते हैं, वो हम कैसे निकाल सकते हैं। जो params होते हैं वो डायनामिक वैल्यूज़ होती हैं URL के अंदर, जिसको हम डिफाइन करते हैं यूजिंग कोलन। इसके बाद है कि हम मल्टीपल पैरामीटर्स भी या फिर मल्टीपल परम्स भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ पर लगा दिया यूज़र्स आईडी, मैं इसको पहले तो कर देता हूँ आईडी, क्योंकि IDD अच्छा नहीं लग रहा। और उसके बाद मैंने मान लो दे दिया पोस्ट्स क्योंकि प्लूरल, और उसके बाद मैंने मान लो दे दिया कोलन लगा के पोस्ट आईडी। तो अब ये जो पोस्ट आईडी है इसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूंगा पोस्ट आईडी, और मैं यहाँ से टाइप ऑफ आईडी की जगह मैं यहाँ पर पोस्ट आईडी को इस बार कंसोल लॉग करूँगा। फाइल को मैं सेव करूँगा, सर्वर को करूँगा मैं क्या रीस्टार्ट,
और अब हमें क्या देना है, हमने यूज़र्स दिया, यहाँ पर यूज़र दे दिया। यूज़र के बाद हमें पास करना है एक आईडी जो कि यूज़र की आईडी होगी, वो हमने यूज़र की आईडी भी पास कर दी। उसके बाद हमें देना है पोस्ट, और उसके बाद एक पोस्ट की आईडी। तो हम अब क्या देंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे पोस्ट और देन हम लगाएंगे यूज़र की पोस्ट आईडी। मान लो मैंने पोस्ट आईडी डाल दी 10। मैं कोड को रन करूँगा तो अब हमें यहाँ पर 10 देखने को मिलेगा। 10 क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर पोस्ट आईडी को प्रिंट करा रखा है। अब आप सोचें कि क्या हो अगर मैं इस पोस्ट आईडी को पास ही ना करूं, तो चलिए करके देखते हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो आपको नॉट फाउंड का एरर देखने को मिलेगा कि जिस रूट पर आप रिक्वेस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं वो रूट ही नहीं मिला। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद समझते हैं क्वेरी पैरामीटर्स, जिन्हें हम क्वेरीज भी कहते हैं। जो क्वेरीज हैं वो की वैल्यू पेयर्स होते हैं यूआरएल के अंदर, और जिन्हें सेंड किया जाता है आफ्टर क्वेश्चन मार्क के बाद यूआरएल में, और ये ऑप्शनल डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहाँ पर मैंने मान लो 20 पास किया, क्योंकि हमें पूरा यूआरएल देना पड़ेगा। उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद मैंने मान लो दे दिया नेम इक्वल, मैंने दे दिया मान लो हर्षित, एंड देन मैंने मान लो रिक्वेस्ट को सेंड किया। तो हमें अभी भी जो आउटपुट है वो सेम आउटपुट देखने को मिलेगा, और हमें यहाँ पर प्रिंट अपने टर्मिनल में भी कुछ एक्स्ट्रा प्रिंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमने अपने रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी को प्रिंट नहीं कराया। लेकिन मान लो मैंने यहाँ पर किया कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, तो अब आप यहाँ से उस की को डिस्ट्रक्चर कर सकते हो जो कि आपने यहाँ से सेंड की है। तो आप इस क्वेश्चन मार्क के बाद जितनी भी की वैल्यूज़ देख रहे हो, क्वेश्चन मार्क के बाद नेम की है, जो हर्षित है वो है वैल्यू, तो आप इस नेम को डिस्ट्रक्चर कर सकते हो इस क्वेरी के अंदर। मैंने नेम को किया डिस्ट्रक्चर, और मैंने यहाँ पर पोस्ट आईडी की जगह अब नेम को प्रिंट कराया, और मैंने सर्वर को किया रीस्टार्ट। उसके बाद मैंने जैसे ही मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो रिस्पॉन्स हमें नॉर्मली जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमें हर्षित देखने को मिलेगा। हर्षित कहाँ से देखने को मिला, जो हमने हर्षित यहाँ पर सेंड किया। मान लो हम हर्षित की जगह सेंड कर दें अभिषेक, रिक्वेस्ट में सेंड करूँगा तो अब हमें अभिषेक देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब हो सकता है आपके माइंड में सवाल आए, और आना भी चाहिए, कि क्या हम सिर्फ एक ही की वैल्यू पेयर सेंड कर सकते हैं ऐसा क्वेरी पैरामीटर? बिल्कुल नहीं। अगर आपको मल्टीपल क्वेरी सेंड करना हो तो आप सेंड कर सकते हैं एंड का यूज़ करके। मीन्स आपने एक क्वेरी वैल्यू मीन्स आपने एक की वैल्यू सेंड की, उसके बाद आपने लगाया एंड उसके बाद आप दूसरी की वैल्यू सेंड कर सकते हो। मीन्स मैंने लगा दिया मान लो एज इक्वल 26, मैंने मान लो एक और की वैल्यू सेंड कर दिया, मैंने मान लो लगा दिया ऑक्यूपेशन इक्वल, मैंने दे दिया मान लो पुलिस, और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि डायरेक्टली मैं यहाँ से रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी को प्रिंट करा लेता हूँ, और मैं यहाँ से सर्वर को करूँगा रीस्टार्ट। अब मैं जो रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो आप देखेंगे कि हमें नेम, एज और ऑक्यूपेशन तीनों ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो हमने यहाँ से क्वेरी में सेंड किया था। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि हम कैसे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी का यूज़ करके हमारे जो क्वेरी पैरामीटर्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर पाऊँ, हाँ, तो जो भी हम क्वेरी पैरामीटर यहाँ पर लिख रहे हैं वो आप यहाँ से भी टाइप करके लिख सकते हैं। मीन्स अगर मैंने मान लो यहाँ से ऑक्यूपेशन पुलिस हटाना है तो मैं यहाँ से सीधा जो टिक है इसको हटा दूंगा तो यहाँ से ऑक्यूपेशन पुलिस हट जाएगा, और मैं यहाँ पर लगा दूंगा तो ये अगेन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। और अगर आपको नया क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर पैरामीटर में की दीजिए और वैल्यू में वैल्यू दीजिए। मैंने मान लो दे दिया क्लास, और यहाँ पर मान लो दे दिया 12। वैसे ऐसा होता तो नहीं है, बट ठीक है कि कोई पुलिस में भी हो और क्लास 12 में हो, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एंड क्लास इक्वल टू 12 लग गया। और अगर मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो अब हमें नेम, एज, ऑक्यूपेशन के साथ क्लास 12 भी देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो हमने देखा कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं क्वेरी पैरामीटर्स को यूजिंग रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी।
अब समझते हैं डिफरेंस परम्स और क्वेरी में कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जो परम्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे हमने पोस्ट से बाद पोस्ट आईडी सेंड नहीं की थी तो हम रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अगर हम क्वेरी सेंड नहीं करते तो भी हम रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। जो परम्स है वो पार्ट होता है यूआरएल का, और जो क्वेरी होती है वो क्वेश्चन मार्क के बाद सेंड की जाती है। जो परम्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं अगर हमें कोई आईडी को सेंड करना हो, जैसे हमने यूज़र्स की आईडी सेंड की थी। और जो क्वेरी है वो फिल्टर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। परम्स का ये एग्जाम्पल होता है और क्वेरी का ये एग्जाम्पल है। और हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं परम्स और क्वेरीज को, वो भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद आते हैं कंट्रोलर पे कि हमें कंट्रोलर की ज़रूरत क्यों पड़ी और कंट्रोलर क्या होते हैं। जो प्रॉब्लम है, अगर हम कंट्रोलर का यूज़ ना करें तो क्या आती है कि जो रूट्स हैं वो मैसी हो जाते हैं, लॉजिक मिक्स हो जाता है रूट्स के साथ, और हार्ड टू मेंटेन और पुअर स्केलेबिलिटी। इसलिए इनका सॉल्यूशन है कंट्रोलर। कहने का क्या मतलब है, अगर आप यहाँ पर यूज़र रूट्स का कोड देखें तो हमने यहाँ पर सबसे पहले तो ये यूज़र को डिफाइन कर रखा है। उसके बाद जो हमने यहाँ पर रूट्स को डिफाइन किया है कि गेट मेथड है और उसका रूट क्या है, उसके बाद गेट मेथड है, यूज़र्स, पोस्ट, तो ये तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर ही हमने इसका जो लॉजिक है वो भी लिख रखा है। और अगेन अगर हम यहाँ पर जाएं, जो हमारा पोस्ट HTTP मेथड है उसके अंदर भी हमने अपने लॉजिक को लिख रखा है। तो होता क्या है कि अगर हम कंट्रोलर का यूज़ ना करें तो जो हमारे रूट्स है वो मैसी हो जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक फाइल में एक ही रूट होगा या 3 ही रूट होंगे, हो सकता कि इस यूज़र रूट में ही 10 रूट निकल के आ जाए कि यूज़र साइन इन कर रहा है, लॉग इन कर रहा है, रीसेट कर रहा है अपना पासवर्ड। तो ये सारे भी जो रूट्स हैं वो यूज़र रूट में हमने डिफाइन कर दिए। तो हमारी जो फाइल है वो कितनी बड़ी हो जाएगी, तो हमारे रूट्स जो हैं, रूट्स वाली जो फाइल है वो मैसी हो जाएगी। इसलिए हम अलग से फाइल बनाते हैं कंट्रोलर्स के लिए। तो चलिए समझते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक और फोल्डर बनाऊंगा कंट्रोलर्स नाम से, और इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा user.controllers.js। अब इस कंट्रोलर में हम अपने जो यूज़र का जो बिजनेस लॉजिक है वो देंगे। बिजनेस लॉजिक मीन्स जो भी हमने यहाँ पर सेंड किया है डेटा उसको देंगे। सबसे पहले तो ये जो यूज़र्स हैं इस एरे को मैं यहाँ से कट करूँगा और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। एंड देन हमारे पास ये जो यूज़र्स वाला जो डेटा था जो हम यूज़र में सेंड कर रहे थे, वैसे तो ये छोटा सा ही कोड है लेकिन हम कंट्रोलर में ही सेंड करेंगे डायरेक्ट। अब इसको यहाँ से मैं इसको भी कट करूँगा और यहाँ पर मैं एक एक्सपोर्ट करूँगा, एक्सपोर्ट फंक्शन, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा गेट यूज़र्स। और यहाँ से मैं इस गेट यूज़र्स में हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स 2 पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे। और हम यहाँ से सिंपली res.send कर देंगे, res.send नहीं, res.json कर देंगे हम अपने यूज़र्स को। तो हमने यहाँ पर सिंपली क्या किया, हमारे जो यूज़र्स थे उसका हमने जो एरे अपने रूट्स फोल्डर में डिफाइन किया था वो हम कंट्रोलर्स में लेके आए, और हमने एक फंक्शन बनाया यूज़र्स को लेने के लिए। जो भी हम जब भी हम इस यूज़र्स रूट पर गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो हम इस फंक्शन को यहाँ पर सिंपली पास कर देंगे। और पास करने के लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर गेट यूज़र्स को पास कर देंगे। हमें यहाँ पर जो फंक्शन है उसको कॉल नहीं करना है, हमें उसका रेफरेंस सिर्फ पास करना है। और यहाँ पर हम .js भी लगाएंगे, अदरवाइज हमें एरर देखने को मिलेगा। और इस फाइल को भी हम सेव कर देंगे। उसके बाद हम सारा कुछ कर लेते हैं। यहाँ से इसको भी मैं करूँगा कट, और यहाँ से मैं कट कर लूँगा और इसको मैं पूरा यहाँ से हटा दूँगा, और मैं यहाँ से कर दूँगा एक्सपोर्ट फंक्शन गेट यूज़र बाय आईडी, क्योंकि हम यूज़र को आईडी के द्वारा ही तो ले रहे हैं। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, हमेशा जो फंक्शंस हैं उनका नाम ऐसा होना चाहिए कि फंक्शन को पढ़ते ही समझ में आए कि इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा होगा। हम इसमें फंक्शन में क्या कर रहे हैं, जो यूज़र्स हैं
उसको फिल्टर ही तो कर रहे हैं उनकी आईडी के बेस पर और उसे ऐसा रिस्पॉन्स सेंड कर दे रहे हैं। तो वही मैंने नाम दिया गेट यूज़र बाय आईडी, और इस गेट यूज़र बाय आईडी को मैं यहाँ पर पास कर दूंगा गेट यूज़र बाय आईडी। और अगेन हमें कभी भी यहाँ पर इसको कॉल नहीं करना है फंक्शन को, हमें सिर्फ फंक्शन का जो रेफरेंस है उसको पास करना है। और यहाँ से मैं इसको भी जो है वो कट कर लूँगा और इसको रिमूव कर दूँगा, और यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट करूँगा, एक्सपोर्ट फंक्शन क्रिएट यूज़र रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और मैं इसको कर दूँगा पेस्ट। इस फाइल को मैं सेव कर दूँगा और यहाँ पर जो क्रिएट यूज़र फंक्शन था उसको मैं पास कर दूँगा। फाइल को मैं सेव करूँगा और हमारे जो सर्वर है उसको करूँगा रीस्टार्ट। तो हमारा जो सर्वर है वो अगेन 3000 पोर्ट पर रन करने लगेगा। और उसके बाद अब अगर हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं हमारे गेट मेथड पे, तो हमें जो हमारा यूज़र देखने को मिल रहा था वो अभी भी देखने को मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ से इस यूज़र से सारे इसको हटा देते हैं तो हमें सारे यूज़र्स देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम इस पर पोस्ट रिक्वेस्ट भी करते हैं तो हमारा यूज़र क्रिएट हो जाएगा। और अगर हम गेट रिक्वेस्ट करते हैं हमारे यूज़र्स एंड पॉइंट पर, तो आप देखेंगे कि हमारे जो यूज़र्स हैं वो थर्ड यूज़र था वो क्रिएट होकर भी देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि कैसे हम हमारा राउटर बनाते हैं यूजिंग एक्सप्रेस राउटर, एंड कंट्रोलर क्या होते हैं, कंट्रोलर के अंदर हम क्या करते हैं, कंट्रोलर के अंदर हम हमारा जो बिजनेस लॉजिक है वो लिखते हैं, हम हमारा जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है उसको हैंडल करते हैं, और जो भी लॉजिक हमारा रूट्स में होता है उसे हम कंट्रोलर में एक्सट्रैक्ट कर देते हैं या फिर स्प्लिट कर देते हैं। आप काफ़ी जगह देखेंगे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि कंट्रोलर्स में सिर्फ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करते हैं और जो बाकी का लॉजिक होता है वो सर्विस फाइल में देते हैं। मीन्स कहने का क्या मतलब है कि वो लोग सिर्फ इतना काम करते हैं। आप कई बार आप काफ़ी जगह देखेंगे, मीन्स होता क्या है कि आप काफ़ी जगह देखेंगे कि इतना लॉजिक जो है, मीन्स अगर मैं इसको हटा दूं तो हमने यहाँ से रिक्वेस्ट परम्स निकाले, यहाँ से रिक्वेस्ट क्वेरी निकाली, और हमने यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। सिर्फ इतनी चीज़ें आपको कंट्रोलर में देखने को मिलेंगी। कंट्रोलर में क्या देखने को मिलेगा कि रिक्वेस्ट हैंडल किया और रिस्पॉन्स हैंडल किया, और बाकी का जो लॉजिक है, यहाँ पर बाकी का लॉजिक क्या था कि यूज़र्स में से सिंगल यूज़र को निकालना। ये जो काम होता है ये सर्विस एक और फाइल बनाते हैं उसमें देते हैं, लेकिन आप चाहें तो कंट्रोलर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से सर्विस फाइल बना सकते हैं जैसा मैंने कंट्रोलर बनाया। और यहाँ पर सर्विस फाइल के जो फंक्शन बनाएंगे उसको यहाँ पर कॉल कर देंगे सिंपली। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि कैसे हम हमारे app.js में से राउटर को हटाएंगे। हटाने से मतलब कि राउटर की अलग से रूट्स की अलग से फाइल बनाएंगे और उसको app.use में यूज़ कर लेंगे, और कैसे हम हमारा जो बिजनेस लॉजिक है रूट्स में से उसको हटाकर अपने कंट्रोलर्स में लिखेंगे। इसके बाद एक और बात आती है कि आप देखें कि हम यहाँ पर जो यूज़र्स हैं उसको रिपीट कर रहे हैं, लेकिन हमें कभी भी जो कोड है उसमें कभी भी किसी भी कोड को रिपीट नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ड्राई प्रिंसिपल का यूज़ करना चाहिए। ड्राई प्रिंसिपल कहता है डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। मान लो कल के दिन आपको इस यूज़र्स एंड पॉइंट में चेंज करना पड़ा, तो आपको एक नहीं बल्कि 3 जगह चेंज करना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ 3 ही एंड पॉइंट है, हो सकता है कल के दिन ज़्यादा हो जाए 3 से। तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन है कि हम यहाँ से जो एंड पॉइंट है वो यहाँ पर ना देकर जो कॉमन एंड पॉइंट है वो हम यहाँ पर app.use में देते हैं। मीन्स अगर मैं यहाँ पर app.use में यहाँ पर यूज़र्स पास कर दूँ और यहाँ पर कॉमा दे दूँ, उसके बाद हम अपने रूट्स का जो राउटर था उसको पास कर दें। यहाँ से फाइल को मैं सेव करूँगा और यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जितने भी जो यूज़र थे उनको मैं हटा दूँगा। यहाँ से मैंने यूज़र हटाया, यहाँ से भी हटाया और यहाँ से भी हटाया। फाइल को मैंने सेव किया। अब आप देखेंगे कि जो हमने जो यूज़र्स एंड पॉइंट दिया है वो सिर्फ एक ही जगह दिया है। उसके बाद के आगे के जितने भी एंड पॉइंट थे वो हमने अपने राउटर वाली फाइल में दे दिए, क्योंकि अब जितने भी एंड पॉइंट हैं वो सारे सिमिलर नहीं है, सारे डिस्टिंक्ट हैं, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। सर्वर को करेंगे हम रीस्टार्ट, क्रिएट यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड, क्रिएट यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड, ये कैसे हट गया। अब अपने सर्वर को करेंगे रीस्टार्ट, तो हमारा जो सर्वर है वो 3000 पोर्ट पर रन करने लगेगा।
और हम अगर यूज़र्स एंड पॉइंट पर फिर से रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमारी रिक्वेस्ट जो वो सक्सेसफुली चली जाएगी और हमें रिस्पॉन्स भी सक्सेसफुली मिल जाएगा। हम ऐसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट पर सेंड करेंगे तो हमें जो यूज़र है वो क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो अब समझते हैं कि कंट्रोलर क्या होता है। कंट्रोलर क्या होता है कि फंक्शन जो कि हैंडल करता है रिक्वेस्ट लॉजिक को। जैसा अभी हमने देखा कि हमने जो राउटर में से जो हमारा लॉजिक था वो पूरा स्प्लिट कर दिया, उसे कंट्रोलर फाइल में डाल दिया अलग से। ये रूट्स को क्लीन रखता है, ये क्या करता है, ये हमारे राउटर को क्लीन रखता है और सेपरेट कंसर्न मीन्स हम पूरा जो लॉजिक है उसको सेपरेट कर देते हैं अलग फाइल में। कंट्रोलर कैसे बनाना है, कंट्रोलर का एग्जाम्पल क्या है वो हमने देख लिया। अब कंट्रोलर को राउट के अंदर कैसे यूज़ करना है वो भी हम देख चुके हैं, और रजिस्टर कैसे करना है अपने राउट्स को app.js फाइल में वो भी हम देख चुके हैं। हम रजिस्टर कैसे करेंगे app.use का यूज़ करके। जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो हम देख चुके हैं कि हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है उसके अंदर होगा हमारे कंट्रोलर फोल्डर, राउट्स फोल्डर और एक मेन app.js फाइल। कंट्रोलर के अंदर हम अपने सारे कंट्रोलर्स को डिफाइन करेंगे, रूट्स के अंदर हम अपने सारे रूट्स को डिफाइन करेंगे। इस स्ट्रक्चर का क्या बेनिफिट है कि जो कोड है वो हमारा क्लीन रहता है, डीबगिंग ईजी हो जाती है, स्केलेबल आर्किटेक्चर है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, क्योंकि जितने भी आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखोगे उसमें आपको यही फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो होता हुआ दिखाई देगा, और ईजी टीम कोलैबोरेशन। तो ये था एक्सप्रेस राउटिंग एंड कंट्रोलर्स के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम एक्सप्रेस मिडलवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नहीं हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।